हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उसी लेसन संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार की जो लेसन है उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि यह लेसन 13 से है। तो चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम सदन के संगठन की मुख्य बातों का तालिका के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तालिका 3.1 संसद का गठन यहाँ पे दिया गया है। जो हमने सदन के बारे में पढ़ा था, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि राज्यसभा और लोकसभा के अंतर्गत उनकी सदस्य संख्या, मतलब राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो अधिकतम यहाँ पे 250 होते हैं। प्रांत प्लस संघीय शासित प्रदेशों की विधायिका द्वारा क्या होता है, ये निर्वाचित होता है। मतलब जो इनका जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा, प्रांत प्लस और संघीय शासन प्रदेशों के विधायक के द्वारा चुनाव किए जाते हैं, जिसकी संख्या इनकी होती है 238। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मतलब राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोग चुने जाते हैं। अब देखते हैं लोकसभा में, इसमें अधिकतम इनकी संख्या होती है 552 और सीधे चुनाव से, मतलब सीधे चुनाव से कितने, 550 लोग होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 लोग चुने जाते हैं। उसी तरीके से आगे देखते हैं उम्मीदवार की आयु। जो राज्यसभा में जो उम्मीदवार होते हैं उनकी संख्या कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होने चाहिए। और लोकसभा में कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। अधिवेशन संख्या, साल में कुल सत्र जो बैठक होती है ना, तो वो बैठक साल में कितने बार होगी वो उसके बारे में यहाँ देखना है। 3 सत्र या अधिवेशन, 3 सत्र या 3 बार या फिर अधिवेशन जो बैठक बुलाई जाती है वो कैसी होती है, शीतकालीन, मानसूनी और फिर बजट। और जो बजट अधिवेशन 2 भागों में होता है। जो बजट से संबंधित होता है वो उसका अधिवेशन जो होता है, बैठक होता है, वो 2 भागों में होता है। और लोकसभा में क्या होती है, अधिवेशन संख्या, साल में कुल सत्र, 3 सत्र या फिर अधिवेशन होता है। और साथ ही शीतकालीन अधिवेशन होता है, मानसूनी और फिर बजट होता है, जिसमें जितने भी आय व्यय होते हैं, खर्च होते हैं, जो वर्ष का जितना भी बजट बनता है उसका लेखा जोखा और उसकी जानकारी प्रस्तुत की जाती है। अब देखते हैं सभापति कौन होता है राज्यसभा का। तो भारत के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। जो राज्यसभा के सभापति कौन होंगे, भारत के उपराष्ट्रपति होंगे इसके पदेन सभापति। उसी तरीके से सदस्यों द्वारा चयनित अध्यक्ष स्पीकर जो कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होंगे। गण पूर्ति सदन में वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम उपस्थिति कितनी होती है, गण कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा होना चाहिए। और लोकसभा में कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा होना चाहिए। अब आगे देखते हैं राष्ट्रपति ही दोनों सदनों के अधिवेशन को बुलाता है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो दोनों सदनों, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक को बुलाता है तथा लोकसभा के विशिष्ट परिस्थिति, मतलब विशिष्ट जो परिस्थितियां होते हैं उसमें परिस्थितियों में भंग कर सकता है। जो राष्ट्रपति जो हक है वो कर सकता है कि वो लोकसभा को विशिष्ट परिस्थितियों में क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। जो भी वो अधिवेशन या बैठक बुलाते हैं उसे वो भंग कर सकते हैं। लेकिन ये भी कहा गया सामान्यतः राष्ट्रपति ये निर्णय प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लेता है। जब वो लोकसभा की जो विषम जो परिस्थिति है उस समय जब अधिवेशन जो बुलाया गया रहता है उसे भंग करना रहता है, तो वो क्या है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेगा, निर्णय पर प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो निर्णय लेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। जो संसद के कार्य एवं उसकी शक्तियाँ या उसका जो क्षेत्र है वो कितना है। पहले नंबर पे बताया गया है विधायी कार्य। विधायी कार्य क्या होते हैं, संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। जिस तरीके से हमने जो कानून बनाने की क्या होती है, प्रक्रिया होती है, तो संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए क्या करती है, कानून बनाती है। लेकिन वास्तव में कानून बनाने में अहम भूमिका किसकी होती है, मंत्रिपरिषद, नौकरशाहों, जिसको क्या नाम से जाना जाता है, कार्यपालिका की होती है। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन के तौर पर फिर से बता दूं, जो विधायिका होती है वो कानून बनाने का कार्य करती है और कार्यपालिका होता है उसे क्रियान्वित करना।
और जो न्यायपालिका का काम होता है, उनके जो न्याय बने हैं उसके आधार पर क्या करेंगे, न्याय करने का आगे क्रिया या उसके आधार पर काम होती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानूनों को मात्र स्वीकृति देने का काम करती है। जो कानून बनाने वाली जो सर्वोच्च संस्था है होने के बावजूद भी क्या है, संसद क्या कर रहा है, प्रायः कानून को मात्र क्या करती है, स्वीकृति देती है कि जो कानून बन जाते हैं उसे स्वीकृति देने का काम करती है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक मतलब यहाँ पे प्रस्तावित कानून, जो कानून बनने के लिए पूरी तरीके से उस पर कहना चाहिए तर्कपूर्वक या पूर्ण रूप से उसे न्याय में शामिल कर चुका गया है या कानून में उसे शामिल कर चुका है, तो उसी को कहा गया है कि प्रस्तावित कानून बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता है। जब भी कोई कानून बनती है ना, तो जो कानून बनती है या बनने के लिए प्रस्तावित हो जाती है वो क्या कहलाती है, विधेयक कहलाती है। तो जब तक वो प्रस्तावित नहीं हो जाती है तब तक मंत्रिमंडल उसे स्वीकृति के संसद में पेश उसे नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कानून का प्रस्तावित होना जरूरी है। संसद में अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। संसद में कहा गया है कि संसद में जो अन्य निजी सदस्य हैं वो भी कोई क्या कर सकता है, विधेयक जो प्रस्तावित कानून है उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। पर सरकार के समर्थन के बिना ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है। तो उन विधेयकों को या उस प्रस्तावित कानून को समर्थन के बिना उसे पास होना संभव नहीं होता है। तो वो जो प्रस्तावित कानून है उसे पास होना जरूरी है, तभी वो क्या बन सकता है, कानून बन सकता है। अब आगे देखते हैं, विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के बाद संसद सदस्यों की उपसमितियों में उस पर गहन विश्लेषण और क्या करते हैं, विचार होता है। जो विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के जब विधेयक प्रस्तुत की जाएगी उस वक्त जो भी प्रस्तावित कानून होंगे प्रस्तुत किए जाने के बाद कहा गया है कि संसद के सदस्य की जो उप समितियाँ होती है तो उस समितियों के माध्यम से क्या होगी कि उस पर जो क्या है प्रस्तावित कानून है उस पर क्या होगा, गहन विश्लेषण होगा। जो भी कानून के लिए वहाँ प्रस्तावित की गई है उस पर विशेष रूप से एक एक कानून जो बने हैं या बनाए जा रहे हैं उस पर विश्लेषण किया जाएगा, तर्क वितर्क निकाल जाएगा, हर दृष्टिकोण से उस पर विचार विमर्श किया जाता है। विधेयकों पर विचार विमर्श मुख्यतः संसदीय समिति में होती है। जो विधेयक होते हैं उस पर क्या होती है, विचार विमर्श मुख्यतः संसदीय की जो समितियां होती हैं उसी के द्वारा की जाती है। समिति की सिफारिश होती है को कहाँ भेजा जाता है, सदन को भेज दिया जाता है। जब समिति की सिफारिश हो जाती है मतलब उसको पूरी तरीके से पुष्टि कर दी जाती है तो उसको कहाँ भेज दिया जाता है, संसद को भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। जो इन समितियों में जो समिति बनाई गई है तो उन समिति के माध्यम से जो सभी संसदीय दलों को क्या है, प्रतिनिधित्व उसका जो सदस्य या उसकी जिम्मेदारी उसे प्राप्त होती है। इसी प्रकार इन समितियों को लघु विधायिका भी कहा जाता है। तो इन समितियों को कहा गया है जो कि क्या है, ये समिति के सभी संसदीय दलों को कहा गया है कि ये जो समिति होती हैं उसको लघु विधायिका के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद विधेयक दोनों सदनों में वाद विवाद के बाद पारित होकर स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। तो इसके बाद कहा गया है कि जो विधेयक जो प्रस्तावित जिस पर विचार विमर्श होंगे उस पर विश्लेषण होने के बाद दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा में क्या होंगे, वाद विवाद होंगे। उसके बाद उसे क्या होगा, पारित होगा और उसे स्वीकृति के लिए किसके पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिस पर वो उन जो कानून बने हैं उस पर वो क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। अगर मंत्रिपरिषद के पास संसद में बहुमत है, अगर की स्थिति में कहा गया है कि अगर मंत्रिपरिषद के पास संसद में बहुमत है तो वह कानून पारित होना प्रायः क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। तो ये वहाँ जाने के बाद क्या है, मंत्रिपरिषद में बहुमत होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब वो बहुमत पारित हो जाता है
या जिसकी संख्या अधिक हो जाती है, जब जो भी कानून बने होते हैं या विधेयक के लिए चुने गए विधेयक जो कानून होते हैं या प्रस्तावित कानून होते हैं, जब वो कानून बन हो जाते हैं उसे उसमें भी बहुमत होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुमत का होना बहुत ही मायने रखता है। तभी उस स्थिति में वो कानून पारित होने पर वो या होने की दृष्टिकोण अधिक बढ़ जाती है और निश्चित भी हो जाती है। अब आगे देखते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। जो कार्यपालिका है, जो कानून को क्या करती है, क्रियान्वित करती है, मंत्रिपरिषद के होते हैं, और उस पर नियंत्रण तथा उसका जो उत्तराधिकार, उसकी जिम्मेदारी को कैसे सुनिश्चित करना होता है। सरकार यानी मंत्रिमंडल संसद के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी है। जो भी सरकार यानी कि कहा गया मंत्रिमंडल किसके प्रति, संसद के प्रति पूरी क्या होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। और प्रायः सभी मंत्री संसद के क्या होते हैं, जितने भी मंत्री होंगे वो क्या होंगे, सभी संसद के सदस्य होते हैं। संसद सदस्य किसी भी मंत्री से उनके मंत्रालय से संबंधित सवाल कर सकते हैं। तो जो संसद होती है वो संसद जो सदस्य होंगे, जो मंत्रिपरिषद के या मंत्री सदस्य संसद के सदस्य होंगे, उससे मंत्री उनके मंत्रालय से संबंधित, मंत्रालय में जो भी कार्य होंगे उससे संबंधित वो सवाल कर सकते हैं। और मंत्रियों को के दायित्व है कि वे उसका उचित उत्तर दे। तो कहा गया उनकी मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब वो संसद उन पर सवाल करे तो उसका जवाब देना मंत्री को जरूरी होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, और उसका उचित वो सही उत्तर उसको दे। उत्तर गलत देने पर मंत्री को अपने पद से हटना पड़ सकता है। अगर वो मंत्री अगर गलत उत्तर दे रहे हैं तो उस स्थिति में मंत्री को अपना पद क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधि के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और कैसी है, स्वतंत्रता है। सांसदों और विधायकों को कहा गया है कि उन्हें जनप्रतिनिधि, जनों के द्वारा वो चुने जाते हैं सदस्य के तौर पर, को प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की उनके पास शक्ति और क्या है, स्वतंत्रता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, उदाहरण के लिए सदन में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। जब संसद में जब बैठक हो जाती है तो उस स्थिति में जब वहाँ पे बहुत काफ़ी वाद विवाद होते हैं, अगर उस स्थिति में अगर किसी व्यक्ति ने किसी सदस्य के विरुद्ध कुछ कह भी दिए तो उसके विरुद्ध क्या है, कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। मतलब संसद के से उन्हें क्या है, विशेष रूप से क्या मिला जाता है, विशेषाधिकार प्राप्त होता है। संसद में प्रश्न और टिप्पणी नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करते समय तथा लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी फिर भी स्तर पर किया जा सकता है। अब यहाँ पे उस स्थिति को बताने की कोशिश की गई है कि जब संसद में प्रश्न और टिप्पणियाँ से संबंधित क्या होंगे, नीति निर्माण, नीति नियम कानून का निर्माण होगा, या कानून या फिर नीति लागू करते समय क्या होंगे, लागू होने वाली जो अवस्था, जो स्थिति होगी, यानी कि किसी भी स्तर पर उसे किया जा सकता है संसदीय। अगर सरकार के जवाब से सदन संतुष्ट न हो तो सदन सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को हटा सकती है। अगर सरकार के जवाब से सदन संतुष्ट, जो सरकार है वो सदन से जो उसके उत्तर हैं उससे अगर संतुष्ट नहीं है, उस स्थिति में सदन क्या कर सकती है, सरकार के विरुद्ध क्या कर सकती है, अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मतलब वो उसे विश्वास नहीं होता, तो इस स्थिति में वो क्या है, दोबारा उस पर अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सरकार को क्या कर सकती है, हटा सकती है। अब आगे देखते हैं तीसरे नंबर पे वित्तीय कार्य। प्रत्येक सरकार कर वसूली द्वारा अपने खर्च के लिए संसाधन जुटाती है। वित्तीय कार्य जो होते हैं, जो खर्च होती है, आय व्यय के जो होते हैं, उससे संबंधित है यहाँ पे कि सरकार द्वारा जो वसूली के द्वारा अपने खर्च के लिए क्या करती है, वो संसाधन जुटाती है। संसाधन आप सभी को जानते हैं, लेकिन लोकतंत्र में संसद कर लगाने तथा धन के
उपयोग पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। कहा ये भी कहा है कि लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में संसद जो है वो कर लगाने, जो कि टैक्स तथा धन के उपयोग के लिए जो पैसे हैं उसके खर्च के उपयोग पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। तो ये इस किसका कार्य होता है, वित्तीय कार्य होता है। हर साल मंत्रिमंडल की ओर से वित्त मंत्री लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है। तो हर साल आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आपका जो मार्च अप्रैल का जो महीना होता है वो क्या होता है, उस समय बजट पेश की जाती है। जो भी खर्च होते हैं और जितनी भी लागत लगी रहती है और जितना व्यय किया जाता है, आय व्यय का जो भी होता है उसका लेखा जोखा वहाँ प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही साथ और भी चीज़ें होती हैं इसमें। तो यहाँ पे बताया कि हर साल मंत्रिमंडल की ओर से किसके, वित्त मंत्री कहाँ पे, लोकसभा में क्या करते हैं, बजट प्रस्तुत करता है, जिसमें क्या होता है, साल भर सरकार जो खर्च करना चाहती है उसका क्या होता है, ब्यौरा मतलब जानकारी, जो भी खर्च वो करना चाहती है उससे संबंधित क्या होता है, ब्यौरा होता है। और इस खर्च के लिए लगाए जा रहे करों का भी प्रस्ताव होता है। जो भी खर्च होगा है ना, तो उससे संबंधित जानकारी होता है। तो इस खर्च के लिए जो भी खर्च सरकार जो साल भर में जो खर्च करना चाहती है उसके खर्च के लिए क्या लगाई जाती है, जा रहे करों को क्या किया जाता है, प्रस्ताव होता है। आप सभी जानते हो कि हर कोई किसी को क्या करना पड़ता है, टैक्स अदा करना पड़ता है। आप सभी जानते होंगे इस चीज़ को। तो आगे देखते हैं, लोकसभा इसे केवल उस साल के लिए स्वीकृत करती है और उसकी स्वीकृति के बाद ही सरकार लोगों से कर वसूल सकती है या राजकीय धन पर व्यय कर सकती है। तो इसका यहाँ जो आय व्यय का जो खर्च होता है वो क्या होता है, खर्च के लिए वो करों को वहाँ पे क्या किया जाता है, करों का भी प्रस्ताव होता है। तो लोकसभा उस साल की जो भी स्वीकृति करती है, जो भी स्वीकृति किए जाते हैं, तो उस स्वीकृति के बाद सरकार लोगों से क्या वसूल करती है, कर वसूल करती है, या फिर राजकीय धन का व्यय कर सकती है। जो राजकीय में धन होते हैं उसको व्यय कर सकती है, खर्च कर सकती है। संसद की वित्तीय शक्तियाँ उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने या रोकने का अधिकार है। जो संसद की जो वित्तीय शक्तियाँ हैं, ये बहुत जो उसकी जो ताकत होती है, उसकी जो पावर होती है, वो संसद की जो वित्तीय शक्तियाँ हैं उसे क्या है, सरकार कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने, उसे क्या करेगी, सरकार के कार्य, जो भी सरकार के कार्य हैं उसके लिए धन उपलब्ध कराने या फिर उसे रोकने का भी उसके पास क्या होता है, अधिकार होता है। किसके पास, संसद की जो वित्तीय शक्तियाँ हैं उसे क्या कर सकती है, सरकार के जो कार्य हैं उसके लिए धन उपलब्ध कराने या फिर उसे रोकने का उसके पास अधिकार होता है या देती है उसको। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का विवरण भी संसद को देना पड़ता है। जो सरकार है ना, उसे भी जो उसने जो खर्च किया गया है उसका भी आय व्यय संसद को देना पड़ता है, जो भी खर्च हुए होते हैं। अब आगे देखते हैं बहस का मंच। बहस आप सभी जानते हैं, जहाँ पे वाद विवाद होते हैं। संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। जो संसद है, आप देखे होंगे संसद में टीवी या फिर जब उसका सत्र चलता रहता है या अधिवेशन बुलाई जाती है, उस स्थिति में कितने वाद विवाद होते हैं। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता है। जो बहस का जो मंच होता है या संसद में जब वाद विवाद होता है, वहाँ पे काफ़ी विचार विमर्श होते हैं और काफ़ी मामले बहुत गंभीर भी हो जाते हैं। तो उसकी शक्ति पर कोई भी अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्र है। जो सदस्य हैं, जो संसद के सदस्य होंगे, उन्हें बिना किसी डर के अपने जो भी विषय हैं या जो भी मुद्दे हैं उसे बोलने की उसे स्वतंत्रता दी जाती है। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का क्या करती है, विश्लेषण करती है। जो भी विषय होते हैं संसद में, तो उस विषय में संसद क्या करती है, राष्ट्र के समक्ष वहाँ पे जो चुने हुए व्यक्ति क्या है संसद में एकत्र होते हैं, जो मंत्रिपरिषद के अंग भी होते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पे जो विषय होते हैं उस स्थिति में उस विषय पर काफ़ी वाद विवाद होता है और उन मुद्दों पर काफ़ी विश्लेषण होया जाता है, मतलब तर्क वितर्क निकाला जाता है। वो हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं और हुए तो क्यों हुए, तो इन सारी चीज़ों के विषय पर वहाँ पे विश्लेषण किया जाता है। संसदीय चर्चा कैसे गोपनीय नहीं होती है, ये भी कहा गया है कि जो संसदीय चर्चा जो है वो गोपनीय तौर से नहीं होती है।
और टीवी पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे देश पर पहुंचाती है, जिससे पूरे देश के लोग इन बातों को जान सकते हैं। ये जो संसद का जो चर्चा होती है, संसदीय चर्चा जो होती है, वो गोपनीय तौर से नहीं होती है, बल्कि इसको क्या दिया जाता है, दिखाया जाता है कि टीवी और पत्रिकाओं के माध्यम से भी इसे पूरे देश के लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाती है, ताकि लोग उस संसद में जो भी बातें चल रही हैं, चर्चा चल रही है, मुद्दे हो रहे हैं, तो उस मुद्दे को सभी लोग जान सकें, जिससे पूरे लोगों को या पूरे देश के लोगों को लोग इन सारी बातों को जान सकें। यहाँ पे आरेख दिए गए हैं, पहले उसे समझ सकते हैं, क्योंकि आरेख के माध्यम से हमें समझने में काफ़ी सुविधा होती है। जो कि संसद की कार्य शक्तियाँ हैं, वो संसद की कार्य शक्तियाँ वो किस तरीके से कार्य करती हैं, उससे संबंधित बताया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। पहले नंबर पे देखते हैं विधायिका। विधायिका का काम क्या होता है? कानून निर्माण करना, संविधान का संशोधन करना। इसको हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने देखा ये कि जो विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाने का कार्य होता है, जिसलिए कहा गया कानून निर्माण करना, और साथ ही साथ संविधान का क्या करना है? संशोधन करना। उसमें परिवर्तन किए जाते हैं, नए नियम उसमें मिलाए जाते हैं। तो स्थिति परिस्थिति के अनुसार वो कैसे होती है? परिवर्तन होती रहती है। अब अगले देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्ति में हमने अभी ये पढ़ा है, जिसमें क्या है? बजट स्वीकृति की जाती है कि जो सत्र हैं साल भर के, वो उसमें क्या है? बजट प्रस्तुत किए जाते हैं कि किस हिसाब से या जो भी खर्च करना चाहती है सरकार साल भर में, उससे संबंधित क्या होते हैं? ब्यौरा होता है। तो और उसी के आधार पर कर प्रस्ताव होते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत बजट की स्वीकृति होती है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे प्रशासनिक शक्तियाँ। प्रशासनिक शक्तियाँ में क्या होती है? कार्यपालिका पर क्या है? नियंत्रण करना। जो कार्यपालिका जो कानून और नियमों को क्या करती है? क्रियान्वित करती है, जो मंत्रिपरिषद के भी हैं। सरकार की नीतियाँ, जो सरकार के नियम हैं तथा कार्यों पर क्या करना है? विचार विमर्श करना है, और उसके गुण दोष हैं, जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, उसकी क्या करनी है? उसकी विवेचना करना है। उसको उसकी अच्छाई और जो दोष हैं उसके बारे में वो विचार विमर्श करती है। अब आगे देखते हैं निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन मतलब चुनाव से संबंधित कार्य। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब आगे देखते हैं संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। यहाँ पे विविध शक्तियाँ में क्या आती हैं देखते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा न्यायपालिका के न्यायाधीशों को पद से हटाने संबंधित पड़ताल करना। मतलब जो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति तथा न्यायपालिका के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने संबंधी जांच, मतलब जांच पड़ताल करने का जो ताकत किसके पास होती है? विविध शक्तियों के पास होती है। आपातकाल का अनुमोदन। आपातकाल का मतलब ऐसी स्थिति में जब कोई सत्र ना चल रहा हो, उस स्थिति में किस तरीके से उस समय जो सरकार की जो योगदान होती है वो उसे किस तरीके से अनुमोदन किया जाता है। तो ये सारी शक्तियाँ किसके पास होती है? विविध शक्तियों के पास होती है, जो कि संसद के कार्य एवं क्या हैं? शक्तियाँ हैं। अब आगे देखेंगे संविधान संशोधन संबंधी कार्य। संविधान जो संबंधी संशोधन है, संविधान में जो संशोधन परिवर्तन होंगे उससे संबंधित कार्य क्या होते हैं। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्तियाँ हैं। संसद के पास क्या है? संविधान में संशोधन, परिवर्तन, सुधार करने की शक्ति होती है, ताकत होती है। संसद के दोनों सदनों, उच्च सदन और निम्न सदन की संवैधानिक शक्तियाँ कैसी होती है? एक समान है। प्रत्येक संवैधानिक संशोधन का संसद के दोनों सदनों, उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना क्या है? जरूरी है। दोनों सदनों, जो आपका उच्च सदन है और निम्न सदन, दोनों का विशेष रूप से वहाँ पे बहुमत होना या बहुमत पारित होना जरूरी होता है। 6वें नंबर पे देखेंगे निर्वाचित संबंधित कार्य, जो चुनावी संबंधित होते हैं। संसद चुनावी संबंधी भी कुछ कार्य करती है। यह भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेती है और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो ये क्या है? जो निर्वाचन संबंधी का कार्य किसका होता है? भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और साथ ही किसका? उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करती है। ये किसका कार्य होता है? निर्वाचन संबंधी कार्य का होता है।
अब आगे देखते हैं न्यायिक कार्य, जो कि हमने यहाँ पे देखने और समझने की कोशिश की थी। जो आरेख में वही कुछ थोड़े अंश यहाँ पे बताए गए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने का कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। जो न्यायिक कार्य होते हैं, न्यायिक कार्य में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के क्या है, न्यायाधीशों को उनके अपने पद से हटाने पर क्या किया जाता है, विचार करने का कार्य संसद के किसके पास आता है, न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा। आप लोग इसे बार बार पढ़िए, देखिए, समझिए, तभी आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी कि ये किस तरीके से जो संविधान है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके अंतर्गत जो अंग है उसे समझने के लिए आप लोगों को इसे पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग इसे बारीकी से समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं 13.1.2 में देखते हैं संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद। सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है। सरकार का वह अंग, जो सरकार का जो वह अंग है, कौन सा है, विधायिका के द्वारा स्वीकृत नीति, विधायिका के द्वारा जो नीतियाँ स्वीकृत होती हैं और क्या है, कानूनों को क्या करना है, लागू करता है और प्रशासन का क्या करता है, काम करता है। वो क्या कहलाता है, कार्यपालिका कहलाता है, जिसको हम लोगों ने पहले भी देखा, जिसमें सटीक तौर से बताया गया थे नीतियाँ और नियम कानून को क्या करती है, क्रियान्वित करने का कार्य या लागू करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। जैसे कि हमने देखा, कार्यपालिका की नीति निर्माण और कानून बनाने में भी अहम भूमिका है। जो कार्यपालिका की जो नीति निर्माण, जो नियम निर्माण है, जो है या बनाने की जो क्रिया है, वो कानून बनाने में उनका क्या है, अहम, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे। तो जो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं वो उसके बारे में हमने देखेंगे, जो राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री का आगे पेज में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा कि किस तरीके से जो कार्यपालिका है उसके विभिन्न अंग किस तरीके से कार्य करती हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे चित्र 13.4 में राष्ट्रपति भवन को दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।